लोग एक कक्षा में थे। बीपीएससी को ध्यान में रखते बड़ी चर्चा हुई थी इकोनॉमिक और हमें पढ़ना क्या क्या है चैप्टर पे डिस्कस करना और कौन कौन से कोर्सेज से हम के बाद हम के दृष्टि से आपने लिखा है तो हम लोग पहला चैप्टर था कि अर्थशास्त्र सार स्वरूप चित्रक के विषय में जानना था। बेसिक है ताकि उसकी चर्चा भी मैंने की जब मैंने कहा कि अर्थशास्त्र धारा है धन और संपत्ति का उद्देश्य कल्याण है और उसके विकास के लिए, जबकि अर्थव्यवस्था किसी आर्थिक क्रिया है उसके योग को कहते हैं गतिशील अवधारणा। ये कि सिद्धांत का जो व्यवहारिक उपयोग है वो अर्थव्यवस्था है, देश की भौतिक स्थिति को भी दर्शाता है कि गरीबी के नीचे बेरोजगारी की स्थिति क्या है, डेवलपमेंट का जो आए हैं क्या वृद्धि दर है, क्या योगदान है उस वो अर्थव्यवस्था का ही देर पहले भी महत्वपूर्ण रिपोर्ट की मैं चर्चा कर रहा था जिसके आयोग ने राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी के 12 मानक जो मल्टी इंडेक्स है मॉडल एजेंसी और तो 12 मानक है और 3 आयाम है का स्वास्थ्य और के स्तर में हमने बताया कि 11 साल उत्तर प्रदेश बिहार मध्य प्रदेश को गरीबी रेखा 4 करोड़ में, लेकिन जो नवीनतम आंकड़े आए हैं गरीब राज्यों में बना हुआ है। इधर पहले ही था कि बिहार में सबसे ज़्यादा 10.59% गरीबी रेखा के नीचे अभी भी आबादी है। 92 लाख लोग जातीय सर्वे के अनुसार जो 18 एजेंडे हैं उस पर यह भी है कि 2 लाख रुपया हम लाख परिवार में जो हमारा फोकस है उस आ रहे हैं वो भविष्य के आहार से लेकर ताकि जो सेहत है इसको ड्रॉप आउट रेट जो है टॉयलेट की पेयजल घर और बैंक खाते और रसोई गैस में स्वच्छ ऊर्जा रसोई गैस तो अपने आप में जी है वो अपने आप में स्वच्छता है। उसके मानक 2019 बदलाव आए 2004-5 जहाँ 74% लोगों को 75% 2004-5 में रसोई गैस नहीं, वहीं आज देश में 40% तक अभी पहुंच नहीं। जहाँ 52% बैंक खाते नहीं थे, अब 3.6% के पास बैंक खाते नहीं। तब बिंदु पे अमूलचूल बदलाव है। 55% 56% लगभग घर नहीं थे, आज 41%। बिजली पर बहुत अच्छा काम हुआ है। बिजली और बैंक खाते पर 33%, जहाँ बिजली नहीं पहुंची थी आज 3.27 ही मात्र रह गए। पेयजल भारी बदलाव है, 23% से घटकर 7.3 तरह से ड्रॉप आउट रेशियो जो ड्रॉप आउट रेशियो है भी भारी बदलाव है, जहां 23.27% बच्चे स्कूल छोड़ देते थे, दरें घटकर आज
2.7% रह गई है। ये सब बदलाव की स्थिति है। 2004-05 में जहां शिशु दर 4.84% था, वो घटकर 2.0% है। ये मानक है, 12 मानक। इस मानक में आप खुद देख सकते हैं कि कई मानक में हमने आमूलचूल परिवर्तन किया। बिहार के 9 साल में बिहार में करीब 4.25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आए हैं। और जो हमारा वर्तमान में गरीबी के जो मानक है, विश्व बैंक के अनुसार 180 रुपये से कम कमाने वाले को हम लोग गरीबी रेखा के नीचे रखा करते थे। विश्व बैंक के आंकड़े थे, जिसको बदल दिया गया। इस तरह से इन रिपोर्ट्स को आप ध्यान में रखिए। अर्थव्यवस्था यही है, तो कहते हैं अर्थव्यवस्था। और ये अभी कहा ही है कुछ देर पहले कि सबसे ज़्यादा तो आपको बल देना है वो मोबाइल जो इकोनॉमी है, रिपोर्ट, सूचकांक, तो नई अवधारणाएं उभर कर सामने आती है। जैसे कोरोना के काल में गिग इकोनॉमी जैसी अवधारणा आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्लू इकोनॉमी विगत 1-2 साल के बहुचर्चित शब्दों में रहे हैं। सतत विकास, मानव पूंजी विकास। मानव विकास और मानव पूंजी विकास में अंतर होता है। मानव विकास में जहाँ शिक्षा, स्वास्थ्य और प्रतिष्ठाएं आते हैं, वही मानव पूंजी विकास में कौशल जुड़ जाता है, स्किल भी होता है। कोई मानव पूंजी के रूप में है, स्किल्ड है वो। ऐसे इन चीज़ों को देखना है और समझना है। जो भी रिपोर्ट आएगी, चाहे वो लैंगिक भेदभाव से संबंधित रिपोर्ट हो, मानव विकास रिपोर्ट हो, वो सभी आपकी परीक्षा के दृष्टि से या वर्ल्ड बैंक के द्वारा जो जारी की जाते हैं रिपोर्ट, ग्रीन इंडेक्स तक पर भी आपको नजर रखना है। इकोनॉमिक्स का आज एक आयाम यह भी है कि इस पर भी हमें फोकस करना है कि पर्यावरण को क्षति नहीं पहुंचे और अर्थव्यवस्था के विकास रुके भी नहीं। दोनों चीज जी। मैंने कहा, महिला से मेरी ट्रेन में मुलाकात हुई, ने कहा भी बातों को। हम लोग कम्युनिटी ट्रांसपोर्ट पे बल देते। ब्रिटेन के लोग एनवायरमेंट में एक्स्ट्रा सेंसिटिव, प्लास्टिक का उपयोग किसी भी नहीं करेंगे। हम लोग आज भी प्रवृत्ति को चेंज नहीं कर पाए। हम लोग आज भी प्लास्टिक में देता है, अच्छा कोई बात नहीं, चाहिए यूज। लेकिन ब्रिटेन के लोग कि को टॉलरेट नहीं करते। और साथ ही जो आवश्यक बनाए गए हैं उसके विरुद्ध वो पुलिस को भी इन्फॉर्म करने में हम लोग इस कहेंगे कौन कचरा में पड़े से ले, ठीक है कि नहीं। ये है ये एक यूरोप का देश है जर्मनी, जिसने ग्रीन पार्टी का गठन किया। यहाँ क्या होता है, हमारे यहाँ क्षत्रिय विकास पार्टी, वैश्य समाज पार्टी, यहाँ जाति आधारित पार्टी का गठन होता है। जितना जाति आधारित, जाति विकास आधारित पार्टी का गठन होता है, उतना ही हम पिछड़। मूल बिंदु पे आइए। ग्रीन पार्टी, वहाँ का डायमेंशन क्या है? ग्रीन पार्टी का कॉन्सेप्ट है जर्मनी में। ग्रीन पार्टी अच्छा खासा सीट पाता है। अब कुछ वर्षों में ये भी हो सकता है कि ग्रीन पार्टी ही सत्ता में रहेगा। तो लोगों की जो आज यहाँ पर यदि ग्रीन पार्टी बना दें, 2 आदमी वोट नहीं, क्या नतीजा है कि खो 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 कर रहा है। क्या नतीजा है कि एलर्जी खो गए हैं हम लोग। नतीजा ठीक है कि नहीं। चाहिए उस दिन शायद मैं बादल पढ़ा रहा था तो कुहासा की भी जानकारी दे रहा था, स्मॉग, और उसके लिए मैं वायु प्रदूषण को कारण मान रहा था। तो वायु प्रदूषण का कारण क्या नहीं, हम लोग प्रदूषण के प्रति बहुत ज़्यादा संवेदनशील। इसी क्रम में जैसा कि मैंने आपसे कहा, अर्थशास्त्र और उसके अर्थव्यवस्था क्या है उसके तो देख चुके हैं। हम लोग का जो इसका डायमेंशन है वह है स्वरूप, प्रकार, क्षेत्रक और अद्यतन स्थिति। 3 चीजें महत्वपूर्ण है। अद्यतन स्थिति तो बजट के बाद ही अद्यतन हो पाएगी। अद्यतन मतलब अद्यतन तो हमेशा अद्यतन होगा, सितंबर के परीक्षा के दिन तक अद्यतन होगा। तो उसको हमें ध्यान में करके रखना है, ठीक है कि नहीं। ये दोनों छोटे छोटे बच्चे को देखिएगा, पर्यावरण के प्रति अतिथि है दोनों। अच्छा खासा इन्वायरमेंट के कॉन्टेक्स्ट में ये आप उसे कर सकते।
ठीक है कि नहीं? तो बच्चा आजकल ज़्यादा एनवायरनमेंट के प्रति संवेदनशील है हम लोग के बनिस्पत पर। इसी क्रम में हम लोग अब चलते हैं अर्थव्यवस्था के स्वरूप को लेकर परिचर्चा आरंभ होती है, तो लिखे अर्थव्यवस्था का स्वरूप। अर्थव्यवस्था के स्वरूप, अर्थव्यवस्था के स्वरूप और प्रकार, और प्रकार, व्यवस्था के स्वरूप और प्रकार। व्यवस्था के स्वरूप और अर्थव्यवस्था के स्वरूप और प्रकार। और प्रकार है। अब इसमें हमें क्या जानना है? व्यवस्था के स्वरूप और प्रकार में हमें देखना है इसके नेचर क्या है। भारतीय, हमको अर्थव्यवस्था में भारतीय अर्थव्यवस्था है यहाँ, या कौन सी अर्थव्यवस्था है? भारतीय अर्थव्यवस्था। लेकिन देखना हमें सब है, विकासशील सभी अर्थव्यवस्था को देखना। इन आधार पर अर्थव्यवस्था के प्रकार का निर्धारण किया। आधार पर के प्रकार का धारण किया जाता है। पहला, सबसे पहला है उत्पादन के आधार पर, के नियंत्रण के आधार पर। पहला है उत्पादन के नियंत्रण के आधार पर। नियंत्रण के आधार पर उत्पादन के नियंत्रण के आधार पर, उत्पादन के नियंत्रण के आधार पर। अब ये जो उत्पादन के नियंत्रण के आधार पे है, इसको देखना है। तो तीन तरह की अर्थव्यवस्था को देखते हैं हम लोग। तीन तरह की अर्थव्यवस्था को देखते हैं। एक है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, कम्युनिस्ट इकोनॉमी, साम्यवादी अर्थव्यवस्था, और तीसरी है मिश्रित अर्थव्यवस्था। ये तीन अर्थव्यवस्था उत्पादन के नियंत्रण के आधार पर तय होती है। तो पहला है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, है साम्यवादी अर्थव्यवस्था, है मिश्रित, मिक्स्ड। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था या कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। दूसरा है साम्यवादी अर्थव्यवस्था, कम्युनिस्ट इकोनॉमी। है कम्युनिस्ट इकोनॉमी। और तीसरा है मिश्रित, मिक्स्ड इकोनॉमी। पहला क्या है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। दूसरा क्या है? साम्यवादी अर्थव्यवस्था। और तीसरा क्या है? निश्चित अर्थव्यवस्था। जब हम लोग चलते हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में, लिखिएगा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था।
पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। इसे इसे बाजार आधारित अर्थव्यवस्था कहते हैं। इसे बाजार आधारित अर्थव्यवस्था कहते हैं। इसे बाजार आधारित अर्थव्यवस्था कहते हैं क्योंकि क्योंकि कीमत का निर्धारण क्योंकि कीमत का निर्धारण बाजार शक्ति के द्वारा किया जाता है। क्योंकि कीमत का निर्धारण बाजार की शक्ति के द्वारा किया जाता है। क्योंकि कीमत का निर्धारण बाजार की शक्ति के द्वारा किया जाता है। ये पहला पॉइंट है। यह पहला पॉइंट है। तो इसको क्या कहते हैं? तो कहते हैं बाजार आधारित अर्थव्यवस्था। पॉइंट नंबर 2, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में पॉइंट नंबर 2 है, आर्थिक क्रिया निजी क्षेत्र के तहत होता है। आर्थिक क्रिया ऑब्लिक मांग और आपूर्ति, ऑब्लिक मांग और आपूर्ति। किसी भी अर्थव्यवस्था में यह सबसे महत्वपूर्ण कारक है। मांग और आपूर्ति निजी क्षेत्र के द्वारा संचालित होती, निजी क्षेत्र के द्वारा संचालित होती है। निजी क्षेत्र के द्वारा संचालित होती है। निजी क्षेत्र के द्वारा संचालित होती है। इसे मुक्त अर्थव्यवस्था भी कहते हैं। इसे मुक्त अर्थव्यवस्था भी कहते हैं, फ्री इकोनॉमी। इसे मुक्त अर्थव्यवस्था भी कहते हैं। मतलब सरकार का जो नियंत्रण है न्यूनतम है। सरकार का हस्तक्षेप क्या है? न्यूनतम है, 9 के बराबर है। ऊपर में लिखे हैं, क्या लिखे हैं? उत्पादन के नियंत्रण के आधार पर है। सब कुछ कौन तय करता है? प्राइवेट सेक्टर। इसलिए यहाँ अधिकांश नियुक्ति, अधिकांश जो जॉब है वो हायर एंड फायर सिस्टम पर है। हायर एंड फायर सिस्टम का मतलब होता है आप अच्छा काम करें तुरंत पदोन्नति हो जाती है, प्रमोशन हो जाती है। बिहार सरकार की तरह नहीं है कि एक समय टाइम बाउंड पूरा होगा तो आपका 8 साल, 12 साल, 16 साल, 18 साल, 22 साल, माने जो तय है के आधार पे आपको पदोन्नति। यहाँ कई बार ऐसा होता है कि जिस पद पर आप गए उसी पद पर आप रिटायर भी कर, है कि नहीं? सरकार में यहाँ यही होता है। और निजी क्षेत्र में, हालांकि इंडिया में भी अब हो गया है कि निजी क्षेत्र में भी आप अच्छा काम करते हैं, आउट ऑफ टर्न आपको प्रमोशन मिलता है। तो इसको हम लोग हाई एंड फायर सिस्टम, क्या वहाँ लिख लो। ऐसी अर्थव्यवस्था में हायर फायर सिस्टम की प्रमुखता होती। हायर फायर सिस्टम की प्रमुखता होती है और गिग इकोनॉमी के लक्षण पाए जाते, और गिग इकोनॉमी के लक्षण पाए जाते। फायर नियुक्त कीजिए, काम गलत किए हैं तो 24 घंटे के अंदर कल से आपको आने की आवश्यकता नहीं। ये नौकरी भी क्या होती है? चली जाती है। क्या? हर दिन आपको कंपिटेंसी शो करना होगा। आई काज नहीं करे के मन हो, सब सरकार में चलता है, क्या कि नहीं? आई छुट्टी छे, आई कोनो काज, सब सरकार में होता। निजी क्षेत्र में छुट्टी भी है तो भी यदि कंपनी की प्राथमिकता है, निजी क्षेत्र की प्राथमिकता है, ठीक है आप छुट्टी लिए हैं, लेकिन आप काम को मूर्त रूप देते रहिए, गतिशील रखिए, आपके कारण कोई चीज़ बाधित नहीं हो, ठीक है कि नहीं? तो ये है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में गिग इकोनॉमी के लक्षण। मतलब संविदा आधारित जॉब, संविदा क्या है? फायर फायर पर ही है। काम अच्छा किए तो ठीक, नहीं तो कल से आने की आवश्यकता नहीं है।
निजी क्षेत्र में किसी सेठ जी के यहाँ किसी कंपनी में रहेंगे, अच्छा काम करेंगे तो तुरंत ऊपर पहुंच जाएंगे, नहीं अच्छा काम करेंगे तो उसमें ही ऊपर पहुंच जाएंगे। एक में पद के माध्यम से ऊपर पहुंचेंगे, एक में भूख के माध्यम से ऊपर पहुंच जाएंगे। जब बाहर कर देगा तो सारे सपने बिखर जाएंगे। इन बातों को ध्यान रखेंगे। क्यों हमारे यहाँ गवर्नमेंट सर्विस के प्रति आफ्टर कोरोना तो और भी ज़्यादा इंक्लाइजेशन हुआ है। इसके जॉब में 1 to 5 में हजारों इंजीनियर जो मैकेनिकल इंजीनियर सब थे और कंपनी में अच्छा काम कर रहे थे, 1-1 लाख रुपया मिल रहा था, उसको छोड़ करके 30,000, 32,000, 40,000, 42,000 जो भी पूरा मिल रहा है, +2 को 55,000 जो भी मिल रहा है, वो छोड़ के आए। क्यों? क्योंकि ये हायर फायर नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ 10 से 5 की ड्यूटी है, 5 बजे के बाद कोई पूछने वाला नहीं है, 10 बजे के पहले कोई टोकने वाला। बीच में भी कहीं पे झपकी मारना हो तो चौकी लगाओ, जा करके एक सोठा ले लो, मतलब खींच लो नींद, इसके बाद आओ। यदि ठीक से नींद में बच्चा सब दखल पैदा किया हल्ला करके, आगे सोठिया दो। ठीक है कि नहीं? तो ये है कॉन्सेप्ट। ठीक है। हालांकि अब ड्रॉप आउट रेशियो कम हुआ है। पहले कई बच्चे इसलिए भी स्कूल से भाग जाते थे कि मास्टर साहब का बेंत चलता था, तो कई बच्चा डर से भी नहीं पढ़ता था, कई बच्चा डर से पढ़ भी लिया। दोनों चीज है। कई बच्चा डर से पढ़ भी लिया, कई बच्चा, इसमें सबसे अच्छा मार्ग क्या है? बुद्ध का मार्ग। डराओ भी, लेकिन बच्चे को हमेशा पढ़ने के लिए उत्प्रेरित कीजिए। तो सबसे अच्छा क्या है? लक्ष्य के सर का, आप समझा? फिर निकल गए। अरे यार मैं तो यूं ही डांट रहा था, यार अरे हो जाएगा, सब हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। दोनों चीज है। नहीं, पहले डांट फटकार भी की नहीं कीजिएगा तो फिर दिक्कत है, और थोड़ा उसके बाद तो हमेशा मोटिवेट भी करते रहिए, है कि नहीं? कोई काम की नहीं। अरे यार बिरयानी कम करो, थोड़ा पढ़ाई करो, तो दोनों चीज हो गया। बात समझ में आ गई होगी। आगे चलो, हायर फायर सिस्टम, गिग इकोनॉमी, संविदा आधारित, ये सब किसमें है? तो गिग इकोनॉमी क्या है? ऐसी इकोनॉमी जिसमें संविदा पे आधारित नौकरी अधिक होती। नोट में लिखो, गिग इकोनॉमी। नोट नोट, गिग इकोनॉमी जिसमें संविदा पे आधारित, जिसपे संविदा पे आधारित नौकरी अधिक होती, अधिक होती, जिसपे संविदा पे आधारित नौकरी अधिक होती। इसके उदाहरण क्या है? इसके कौन कौन से देश कैपिटलिस्ट, इस कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के जो है वो पक्षधर है? उन देशों में है, सबसे पहला है, सबसे तो लिख दो G7 कंट्री। G7 कंट्री, G7 कंट्री लिखो ना, G7 कंट्री की स्थापना नोट में, की स्थापना 1975 में हुई थी। 1975 में हुई थी। 1975 में हुई थी। इसमें कुल 7 देश थे। इसमें कुल 7 देश थे। इसमें कुल 7 देश थे। ठीक है। 2023 में इसकी बैठक, 49वीं बैठक, 2023 में इसकी 49वीं बैठक, 2023 में इसकी 49वीं बैठक, 50वीं बैठक हिरोशिमा जापान में हुई। हिरोशिमा जापान में हुई।
हिरोशिमा जापान में हुई। हाँ हुई। जबकि 2024 में 50वीं G7 की बैठक होगी। 50वां G7 की बैठक 50वां G7 की बैठक के फसानो अपुलिया में होगी। ठीक है, फसानो अपुलिया, जैसे दरभंगा बिहार, फसानो अपुलिया में होगी। ठीक है। G7 क्या है? विश्व के सबसे अधिक औद्योगिकृत देशों का समूह, जिसकी स्थापना 1975 में की गई थी। ये एक समय G8 भी था, लेकिन क्रीमिया युद्ध के बाद रूस के विस्तारवादी नीति, रूस क्या है? एक लड़ाकू देश है, ठीक है कि नहीं? ब्रिटेन लड़ाकू देश नहीं है, वो युद्ध वगैरह में हिस्सा लिया लेकिन मजबूरी में लिया। लेकिन रूस वगैरह के विषय में कहा जाता है कि ये सब विस्तारवादी नीति, चीन, रूस, ये सब हमेशा विस्तारवादी नीति में विश्वास करते। भारत क्या है? भारत भी युद्ध में हिस्सा ले, युद्ध करता है, युद्ध में हारा भी है, युद्ध में जीता भी है, लेकिन भारत के ऊपर जब युद्ध थोप दिया जाता है तब भारत युद्ध लड़ता है। इजराइल, इजराइल सब क्या है? इजराइल सब, रूस, इजराइल, चीन, ये सब ऐसे देश है, उत्तर कोरिया, ठीक है। तो अच्छा है कि उसके अड़ोसी पड़ोसी थोड़ा मजबूत है, नहीं तो वो डरा धमका करके सबको कैप्चर कर लेता। चीन भी करता है, लेकिन चीन का जो डराना धमकाना है वो इकोनॉमिकल डायमेंशन में देखते ही है कि कैसे इकोनॉमिक बेनिफिट देता है। दे दिया, भारत देगा $1 करोड़, दे देगा, आएगा $100 करोड़। अभी है कि तुम्हारे यहाँ 2 गेस्ट आएंगे, एक गेस्ट तुमको ₹100 दे के, एक गेस्ट तुम्हारे बच्चे को 2-2 हज़ार रुपया दे के जाए। किस किस गेस्ट को ज्यादा बिरयानी खिलाओगे? बता दो। ₹100 वाला को चूड़ा और लाई खिलाओगे या कहोगे कि ठीक है फिर बैठे? 2,000 वाले को 5 स्टार से भोजन बना के, हो सकता है अपने हाथ से ही ऊपर से लगे हुए हो, 48, 49, 50 की 51 तरह के भय गेल छे, और बना दिए 2 तरह के। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो जब आएंगे तो 2-4 हज़ार रुपया सबको दे कर जाएंगे। चाइना के पास भी यही है, पैसा देता है और फिर उसको ग्रिप में रखता है, ठीक है कि नहीं? कुल में आ जाइए। खैर अभी हम चाइना की विदेश नीति पे नहीं है, हम लोग है G7 में। और G7 में जो मैंने अभी आप बताया कि 49वीं बैठक हिरोशिमा में, तो पुरानी बातें हो गई, लेकिन कमीशन है। कमीशन में कभी कभी, हालांकि जुलाई में ही होगा, जून जुलाई में इटली में होगा, परीक्षा होगी सितंबर में, 26, 28, 30 जो भी डेट दिए हुए है। तो उम्मीद है कि जो 50वां है, यह है 49वां, ये है 50वां पूछेगा। लेकिन कभी कभी कमीशन में क्या होता है कि एकदम जिस पर आप रहे वो छोड़ करके दे देगा पिछला। 2023 में 49वीं बैठक, G7 की 49वीं बैठक हाल ही में कहाँ हुई? 49वीं हाल ही में इटली। बॉस गजब, एकदम सौंसे पकड़ा गया। बाहर निकल के जब मिला, आसमा था, आसमा। ऐसे ऐसे 5 गलती करोगे, इसके बाद क्या हो जाएगा? रोज मंदिर मस्जिद जाना पड़ेगा। अब भगवान और खुदा ही बचाएंगे, और तो कोई बचा नहीं सकता। वो भी कितना को बचाएंगे? वाले सीट भी कम है, उनके पास अर्जी भी लाखों में आ जाती है। देखते हैं कि किसका ज्यादा नेसेसिटी, कौन ज्यादा बटरिंग किया है, कौन ज्यादा बार आया है, कौन कभी कभार आता है, कौन हमको परीक्षा के समय याद करता है, कौन नियमित रूप से याद करता है। सब बातें हैं। इसीलिए बाबू जाके खुदा को सुबह शाम जरूर नमन करो, ठीक है कि नहीं? तो चलते हैं प्रियदर्शी जी, या काम करके चलते, उससे काम नहीं चलता है, पूरा श्रद्धा के साथ दंडवत करना पड़ता है। देखते हैं भारत का प्रधानमंत्री 11 दिन से व्रत रखे, मौन व्रत भी कर रहा है, क्योंकि उनको लगता है कि कहीं मर्यादा पुरुषोत्तम राम भगवान यदि वो अवतरित हो गए
मेरा बार पेरा, इस बार बेरा पार लगा देंगे, उसके बाद तो हम रहेंगे नहीं। तो इससे अच्छा है कि बस प्रभु के शरण में चले जाओ। देखते हो लगा हुआ है पूरे अयोध्या को अंतर्राष्ट्रीय जगत पर जो स्थान दिलाना है उस दिशा में लगा हुआ है। ऐसे अक्षत भेज रहा है हर घर में। फोन किया, अक्षत आयल थे, कहाँ से आयल? नीचे के अयोध्या से अलई है वही मैनेजमेंट। अब मान लिया हम लोग तो चलो तार्किक आदमी है, वैज्ञानिक आदमी, गांव में किसी महिला को यदि मिल जाएगा तो महिला तो सुबह शाम उस अक्षत को क्या करेगी? बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो आगे लिखो। T7 तुमको क्या भी पहुंचा है? अक्षत पहुंच गया, सब एकदम से जुड़ा हुआ है। लेकिन उस सब चक्कर में मत, जो अपना काम है वो करो, ठीक है? कोई राम रावण तू नौकरी नहीं दिलाता है, सरस्वती जी नौकरी दिलाती है। सरस्वती की पूजा करो। नेक्स्ट आगे चलो। तुम लोग सरस्वती की भी पूजा करते हो, लक्ष्मी की भी पूजा करते हो। अब बाद में ना दुर्गा का दर्शन होगा, पहले तो पहले तो चाहते हम लोग नहीं, हम लोग थे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। फिर दूसरा लिखो, साम्यवादी। साम्यवादी अर्थव्यवस्था, साम्यवादी अर्थव्यवस्था उत्पादन के साधनों पर, उत्पादन के साधनों पर सरकार का नियंत्रण होता है। उत्पादन के साधनों पर सरकार का नियंत्रण होता है और अर्थव्यवस्था के मांग और आपूर्ति के सिद्धांत का पालन नहीं किया जाता। और अर्थव्यवस्था के मांग और आपूर्ति के साधन का, अर्थव्यवस्था के मांग और आपूर्ति के सिद्धांत का पालन नहीं किया जाता। मांग और आपूर्ति के सिद्धांत का पालन नहीं किया जाता। उत्पादन नागरिक के आवश्यकता के अनुसार होती है। उत्पादन नागरिक की आवश्यकता के अनुसार होती। उत्पादन नागरिक के आवश्यकता के, आपका जितनी आवश्यकता है उतनी ही होगी उत्पादन। ठीक है? हम लोग भी पहले इस पर काम कर चुके हैं। आज देखो, आज आपकी आवश्यकता नहीं, आपकी इच्छा के अनुसार होती नहीं। सड़क से लेकर बिजली, कोई भी ऐसा सेक्टर नहीं है। चश्मा का, चश्मा देखो एकदम गोलाकार, पहले क्या होता था, एक ही टाइप का चश्मा आता था। नहीं, उस चश्मा को लगा देता था गांधी जी टाइप का, सबका मुंह में सेट किया नहीं किया। आज क्या है, तो नए नए तरीके का 500 वैरायटी आपको लेंस कार्ड और किसका मिल जाए। नहीं, तो हमारा चश्मा नहीं देखो, हमारा चश्मा इस देश का सबसे सस्ता चश्मा, जो विगत 7 सालों से लेकिन नहीं, हमारा चश्मा, हमारा सब कुछ बहुत सस्ता होता है। उसमें थोड़ी सी क्वालिटी रखता हूँ, है कि चले टिकाऊ हो, टिकाऊ विकास पे मूल में आ जाइए। मूल यह है कि जैसा कि मैंने आपको बताया कि समाजवादी अर्थव्यवस्था में क्या होता है, तो उत्पादन आवश्यकता के अनुसार होता है। याद रखिए, उत्पादन के 4 साधन होते हैं। एक साधन होता है भूमि, दूसरा होता है श्रम, तीसरा होता है पूंजी और चौथा होता है उद्यम। ये उत्पादन के 4 साधन होते हैं। और यह भी ध्यान रखेंगे कि आर्थिक क्रिया में 4 प्रकार होते हैं, उत्पादन, उपभोग, विनिमय और वितरण। सरकार जो है वो वितरण का काम भी करती है। सरकार न केवल उत्पादन का काम करती है, निवेश भी करती है सरकार, वितरण भी करती है सरकार। मतलब उत्पादन की सभी क्रियाओं में सरकार की क्या होती है, सीधी हस्तक्षेप होती है। जितने भी कम्युनिस्ट सोशलिस्ट पैटर्न है
जिस देश में वहां अभी भी यही स्थिति है। लिखिएगा नोट नोट। क्रिया में क्रिया के 4 प्रकार होते, 4 प्रकार, 4 रूप होते। उत्पादन, भोग, पहला उत्पादन वर्टिकल लिखिए, उत्पादन, भोग, उत्पादन उपभोग, विनिमय, विनिमय और वितरण, और वितरण। उत्पादन, भोग, विनिमय, वितरण। ठीक है, उत्पादन उपभोग विनिमय वितरण, तो ये महत्वपूर्ण चीज है 4। और जिसको हम कहते हैं आर्थिक क्रिया के 4 रूप हैं। उत्पादन के 4 साधन है, लिखेंगे नोट नंबर 2। उत्पादन के 4 साधन है। भूमि, भूमि, भूमि से क्या मिलेगा? किराया, लगान। भूमि ब्रैकेट में लिखे, किराया या लगान। भूमि से क्या प्राप्त होगा? किराया या लगान। दूसरा, श्रम, श्रम, श्रम से प्राप्त होगा मजदूरी और आय, मजदूरी और आय। मजदूरी और आय, ठीक है। पूंजी, दूसरा है पूंजी। पूंजी से क्या मिलेगा? ब्याज। पूंजी से ब्याज मिलेगा। और चौथा है उद्यम। उद्यम से क्या मिलेगा? उद्यम क्या है? उद्यमशीलता क्या होती है? जोखिम लेने की क्षमता होती है। जोखिम लेने की क्षमता ये सब में नहीं होती। उससे क्या होगा? लाभ होगा। बिजनेस में तो जोखिम लेने की क्षमता नहीं होगी तो फिर काम कैसे चल? देखते थे वास्को डी गामा सब किस देश का था, कौन से देश में जाता था, कितना रास्ते में जोखिम लेता था। तब मसाले की कीमत 1 रुपए की जगह 60 रुपए में बेचता था यूरोप। जोखिम था, उद्यमशीलता था तब ना। उन्हें पढ़ा ना, यूरोपियन कंपनी जब पढ़ा रहे थे तो बता रहे थे भौगोलिक खोज नहीं, और भौगोलिक खोज के बाद फिर कैसे बाजारवाद बढ़ा, और फिर बाजारवाद की कड़ी में पुनर्जागरण वगैरह, धर्म सुधार वगैरह, सारी घटनाएं जितनी भी नवीनतम घटनाएं हैं वो सब तो यूरोप में ही हुआ। हम लोग क्या किए? तो किए ग्रंथों की रचना, सुबह शाम वेद में जो लिखल छे कि पहले साथ ब्रह्मत्व के, ठीक नहीं, तब ब्रह्म की प्राप्ति में लगा हुआ है। अभी भी वही हाल है कि आगे भूमि, श्रम, पूंजी, उद्यम, ये आपके समाजवादी अर्थव्यवस्था। हम तो समाजवादी अर्थव्यवस्था में थे और उसमें आ गया ये टर्मिनोलॉजी को नोट में डाल दिए। कहाँ होती है? तो रूस है, कुछ हद तक चीन रहा। अब तो चीन भी क्या किया? पूंजीवादी विशेषता को ग्रहण करने लगा, लेकिन अभी भी वो समाजवादी रूप को छोड़ा नहीं है। लिखेंगे रूस, उदाहरण में लिखे रूस, वर्तमान में रूस है, रूस है, वर्तमान में रूस है। रूस है, पहले क्या था? रूस का पुराना नाम क्या था बताओ जी? सोवियत संघ, यूएसएसआर। और किस राष्ट्रपति की किस नीति से वो 15 भागों में टूट गया? मिखाइल गोर्बाचोव। कौन सा था? पेस्तोरिका और ग्लासनोस्ट। पेस्तोरिका था, पेस्तोरिका, ठीक है। गोर्बाचोव की
पेस्तोरिका वर्ड है, और ग्लास नोस्ट नोस्ट, ये दो नीति थी। पेस्तोरिका में था पुनर्निर्माण, सभी क्षेत्रों में पुनर्निर्माण, पुनर्निर्माण। ग्लासनोस्ट में था खुलापन, सभी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक हर क्षेत्र में ओपननेस किया गया। होता भी यही है, बहुत लंबे समय तक किसी को कंट्रोल कर रखिएगा और अचानक से ओपन कर दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, बिखर जाएगा, कोट हो जाएगा। बच्चे को ज्यादा नियंत्रण में नहीं रखना चाहिए। बच्चा इंटर, मैंने देखा है एक बच्चे को, सुनील नाम था, वो जब यूपीएससी की तैयारी करते थे इंटर में, वो स्टेट टॉपर था, थर्ड टॉपर, गार्जियनशिप में था, हॉस्टल में था, गार्जियनशिप से, और वो जो दिल्ली पहुंचा तो बीए में फेल कर गया। बढ़िया है, कॉलेज में पढ़ना शुरू किया, वो तो कहता था भैया पढ़ रहे हैं, फेल करके जानकारी मिली, वही कंट्रोल से डिकंट्रोल हो गया। फिर संभला, लेकिन तब तक देर हो गई थी। अब मनोज शर्मा तो हो नहीं जाता, ठीक है कि नहीं, सब में वो उस तरह की दृढ़ता नहीं। क्या कहा, अमीर आदमी के कुत्ते को घूम, गरीब के, जहां गरीब सब सोता था, पच पच कर। अभी भी दिल्ली में जाता हूं, देखता हूं तो मुझे शर्म आती। कम से कम दो दो सरकारें, एक अच्छी रैन बसेरा तो हो ही सकती करता है, लेकिन उसके अनुपात में लोग बहुत अधिक हैं। अभी भी आपको सड़कों के किनारे इस की ठंड में भी लोग सोते हुए लाखों हजारों की संख्या, लेकिन उस एरिया में जहां प्रधानमंत्री, दिल्ली के मुख्यमंत्री, वो मुख्यमंत्री जो आम आदमी का नाम ही उनकी आम आदमी पार्टी है कि नहीं, वहां पे उसमें आज से 25 साल 20 साल पहले सोया होगा तो किस तरह की स्थिति रही होगी समझ सकते, ठीक है कि नहीं। लेकिन एक उद्देश्य क्लियर था कि पढ़ना है, आगे बढ़ना, ध्यान दृढ़ता नहीं, वो तो गार्जियन सब कुछ दिया नहीं, दिया नहीं, कपड़ा लत्ता भोजन पानी अब भी जो है सबसे फिसड्डी, दृढ़ता नहीं है। जिस दिन चारित्रिक दृढ़ता आ जाएगी उस दिन कोई आपको आगे बढ़ने से रोक नहीं सकता। दृढ़ता रखो, नहीं हमको compete करना, को पढ़ना, किसी कुछ नहीं, हमको इधर उधर कुछ सोचना ही नहीं है। जब इस तरह की दृढ़ता आ जाएगी ना तो फिर आगे बढ़ने नहीं तो है। आगे लिखिए क्या थे, हाँ, तो पेस्तोरिका और ग्लासनोस्ट, ये दोनों नीति के माध्यम से यूएसएसआर जो पहले था वो टूट गया, 15 भागों में टूट गया। 12 देश सीआईएस बनाए, 3 देश जो बाल्टिक गणराज्य था, लिथुआनिया, लाटविया, एस्टोनिया, ये बाल्टिक गणराज्य था जिसकी चर्चा भी मैं भूगोल की कक्षा में किया हूं, ठीक है कि नहीं, विश्व भूगोल में किया हूं विस्तार से, इस बार मैंने विश्व भूगोल पढ़ाया है, ठीक है कि नहीं। मूल बिंदु पे आ जाइए, कहने का मतलब साफ है कि परीक्षा के दृष्टि से भी इसको ध्यान रखिए, जो 12 देश थे सीआईएस, कॉमनवेल्थ इंडिपेंडेंट स्टेट, का मुख्यालय मिन्स्क बनाया गया, मिन्स्क जो बेलारूस की राजधानी थी, जो कहाँ की राजधानी थी, जो कहाँ की राजधानी थी, बेलारूस की राजधानी कहाँ, मिन्स्क, बेलारूस की राजधानी मिन्स्क बनाया गया। इसी नीति के कारण यूएसएसआर टूट गया, क्या बना, सीआईएस, इन देश को छोड़कर, देशों को छोड़कर। देश कौन कौन से थे, लिथुआनिया और एस्टोनिया, एस्टोनिया और लाटविया, को हम लोग क्या कहते हैं, बाल्टिक गणराज्य, बाल्टिक सागर में है तो बाल्टिक गणराज्य के नाम से जानते हैं।
और ये CIS जो बना, ये 12 देशों का कॉमनवेल्थ इंडिपेंडेंट स्टेट, 12 देश थे इसको छोड़कर। और इसका जो हेडक्वार्टर बनाया गया वो मिन्स्क बनाया गया। और मिन्स्क किसकी राजधानी है? बेलारूस की राजधानी, राजधानी मिन्स्क है। बेलारूस की राजधानी मिन्स्क है। इसको ध्यान में करके रख सकते है कि नहीं? ये आपकी परीक्षा के दृष्टि से क्या है? महत्वपूर्ण। ठीक है, सब चीजें लिखी नहीं जाती है, चूंकि इकोनॉमिक्स लिख रहे हैं। आपके घर पर अपने विविधा की कॉपी में भी लिख सकते हैं, जाकर के देखिए। 2 दिन तो रहता है, अब तो सब वीडियो को बंद कर रहे हैं। यूरोप का लगभग का विश्व के भूगोल का तो सबका बंद कर दिए हैं। तो धीरे धीरे करके सब बंद हो जाएगा। समय पे नहीं देखेगा तो फिर आप अपना, है कि नहीं? मूल बिंदु पे आ जाइए, तो इसको एक बार देख लीजिए विविधा की कॉपी में। इसी क्रम में हम लोग देख रहे थे इस ग्लासनोस्ट और पेस्टोरिका के बाद हो गया, अब हो ही गया। अब आइए समाजवादी अर्थव्यवस्था के बाद तीसरा कौन सी अर्थव्यवस्था थी? वो थी मिक्स्ड इकोनॉमी, मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो लिखिए मिश्रित अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था ऐसी अर्थव्यवस्था में, ऐसी अर्थव्यवस्था में निजी और सरकारी क्षेत्र दोनों का सह अस्तित्व रहता है। ऐसी अर्थव्यवस्था में निजी और सहकारी क्षेत्र दोनों का सह अस्तित्व रहता है। निजी और सहकारी क्षेत्र दोनों का सह अस्तित्व रहता है। दोनों का सह अस्तित्व रहता है। क्या? दोनों का सह अस्तित्व रहता है। हमारे यहाँ दोनों चीज, हमारे यहाँ इंडिगो भी मिलेगा और एयरलाइन भी मिलेगा, एयर इंडिया भी मिलेगा। हमारे यहाँ प्राइवेट और पब्लिक, सरकार दोनों रहेगी। आप देख सकते हैं इसका उदाहरण हर जगह। स्टील की कंपनी मिलेगी, निजी क्षेत्र का भी मिल जाएगा, वेदांता, और सरकारी क्षेत्र का भी मिल जाएगा। ठीक है कि नहीं? पेट्रोलियम क्षेत्र में भी वही है, हमारा IOC भी मिल जाएगा और जामनगर का रिलायंस का मिल जाएगा। स्कूल में भी देख लीजिए, पब्लिक स्कूल भी मिल जाएगी। ठीक है कि नहीं? जो इतने बड़े रूम में 25 लड़के को पढ़ाता है, और सरकारी क्षेत्र भी मिल जाएगा कि इतने बड़े रूम में 500 लड़के को पढ़ाता है। ठीक है कि नहीं? तो दोनों चीज मिल जाएगा। हमारे यहाँ स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी आपको पारस भी मिल जाएंगे, दरभंगा मेडिकल कॉलेज भी मिल, दोनों स्थिति हम लोग के यहाँ है। हालांकि मिश्रित अर्थव्यवस्था को सबसे पहले स्वीकार करने वाला देश कौन सा था? फ्रांस। भी लिख देंगे नोट में। इस तरह की अर्थव्यवस्था को, इस तरह की अर्थव्यवस्था को स्वीकार करने वाला, इस तरह की अर्थव्यवस्था को स्वीकार करने वाला पहला देश फ्रांस था। पहला देश फ्रांस था। इस अर्थव्यवस्था को पहला कौन सा देश था? फ्रांस। है मिक्स्ड इकोनॉमी, इकोनॉमी क्या कहते हैं? कहते हैं बस सरकारी, दोनों का सह। फर्स्ट कंट्री कौन? फर्स्ट कंट्री था फ्रांस। इसके बाद इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है भारत। अभी रहते कि भारत में कहाँ कहाँ दोनों चीज देख सकते हैं। भारत, इंडिया, आर्टिकल 1, यूनियन ऑफ स्टेट, यूनियन ऑफ स्टेट।
यूनियन ऑफ स्टेट। चलिए, तरह की अर्थव्यवस्था को स्वीकार करने वाला पहला देश फ्रांस था। और तो ये आपका उत्पादन के नियंत्रण के आधार पर देशों की अर्थव्यवस्था का क्या है, प्रकार है। एक पहला कैपिटलिस्ट इकोनॉमी पढ़ा। दूसरा दूसरा कैपिटलिस्ट इकोनॉमी G7 कंट्री में, G7 कंट्री कौन से हैं? अमेरिका है, स्पेन है, फ्रांस है, जर्मनी है, कनाडा है और एशिया, इटली है। और एशिया का एकमात्र देश जापान भी G7 का देश है। तो इस तरह से उसको देखें। फिर दूसरा देखें समाजवादी, तो उत्पादन के साधनों पर, यहाँ तक कि वितरण पर भी पूरी तरह से क्या करता है, नियंत्रण। बाजार और बाजार के अनुसार मांग और आपूर्ति नहीं होती है। सरकार तय करता है कितना क्या सप्लाई करना है और किसके डिमांड को बना के रखना है, ये सब सरकार के हाथों। और तीसरा है मिक्स्ड, तो दोनों तरह की चीजें आपको दिखाई देती। आप मूल्य भी बढ़ा देंगे तो सरकार क्या कर सकती, नियंत्रित कर सकती। कि कोरोना का एक इंजेक्शन था, हल्ला हुआ कि वही इंजेक्शन लगाने से ठीक हो, लोग 1-1 लाख 1.5-1.5 लाख में खरीदने लगे। नहीं, 2500 का इंजेक्शन 1-1 लाख में बिकेगा तो स्टेट क्या किया, जिला प्रशासन फिर छापेमारी करवाया, आवश्यक जो कानूनी कार्रवाई है वो करवाया, जब्त किया। तो फिर सही दाम में सब 2-4 हजार रुपये अधिक देकर भी मिलने लगे। नहीं तो एक समय पहुंच के बाहर हो गई थी वो। मूल बिंदु पे आ जाइए। तो भारत देशों में से है जो मिक्स्ड इकोनॉमी का प्रतिनिधित्व करते। ठीक है, हम रेगुलेशन भी करते हैं। हम सड़क बना दिए, सरकार सड़क बना दिया, टोल टैक्स दे दिया, इसको पीपीपी मोड में दूसरे को दे दिया, वसूलो। अब तो सारी जगह आप देखिएगा कि निजी क्षेत्र और अब तो हर चीज, दो क्षेत्र को आप लोग आगे पढ़ेंगे भी उद्योग में भी, दो क्षेत्र को छोड़ करके हम लोग सभी क्षेत्र में क्या कर दिए, डी कंट्रोल। ठीक है कि नहीं? सिर्फ 2 ही क्षेत्र को हमने सरकारी क्षेत्र के लिए रखा है और उसके अलावा सब क्षेत्र में हमने निजी क्षेत्र को पढ़ा। रेलवे था पहले सरकार में, रेलवे की भी सफाई की प्रबंधन को। और अब तो परिवहन में भी तेजस वगैरह सब क्या है, नहीं दुरंतो वगैरह सब, या और सब जो नई नई ट्रेन आ रही है, तो जो 4000-5000 एक छोटी सी दूरी पे भी जाएगा तो 3000 देना पड़ेगा। सब क्या, सब निजी सेक्टर के प्रिंसिपल्स पे आधारित है। आगे चलिए, हो गया। उत्पादन के साधन के आधार पे 3 खत्म। हाथ लिख लिए ना? अब लिखिए, उत्पादन के साथ साथ विकास की अवस्था के आधार पर, विकास की अवस्था के आधार पर, विकास की अवस्था के आधार पर, विकास की अवस्था के आधार पर अर्थव्यवस्था के 3 रूप, 4 रूप लिख। अर्थव्यवस्था के अर्थव्यवस्था के रूप आधार पर विकास की अवस्था के आधार पर, ठीक है। पहला पहला क्या है, विकास की अवस्था के आधार पर। विकास की अवस्था के आधार पर पहला है अल्प विकसित देश। अल्प विकसित देश। दूसरा है विकासशील देश। तीसरा है विकसित देश। चौथा है उभरता हुआ देश। उभरता हुआ विकसित देश।
भारत, ब्राजील, ये सब क्या है? उभरता हुआ विकसित देश में। दक्षिण अफ्रीका, ये सब उभरता हुआ विकसित देश है। ठीक है, तो विकास की अवस्था के आधार पर ये 4 देश। तो विकास का क्या मतलब है? विकास का इंडिकेटर क्या होता है? विकास का इंडिकेटर होता है अद्य संरचना। सबसे प्रति व्यक्ति आए, विकास की संरचना क्या होती है? विकास का इंडिकेटर, विकास का संकेतक क्या क्या है? सबसे पहले तो आर्थिक क्रिया है। आर्थिक क्रिया, आर्थिक क्रिया मतलब प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। तो टर्शियरी सेक्टर पे यदि ज्यादा फोकस है, ज्यादा आय है, क्या कहेंगे? देश विकसित है। ठीक है कि नहीं? इंडस्ट्री, इंडस्ट्री यदि डेवलप है, 40% राष्ट्रीय आय में इंडस्ट्री का योगदान है, तो कहते हैं डेवलप है। एक इंडिकेटर ये है। दूसरा इंडिकेटर होता है अद्य संरचना। अद्य संरचना मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर, तो सामाजिक भी होता है और आर्थिक भी होता है। सामाजिक का क्या है? एजुकेशन, हेल्थ, शेल्टर, आवास, मनोरंजन, क्या है? सामाजिक अद्य संरचना। ठीक है, सामाजिक अद्य संरचना में क्या क्या आ जाता है? शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, मनोरंजन। इस देश का ये सबसे बढ़िया रहेगा, कहेंगे विकसित। कम रहेगा तो कहेंगे विकासशील है। एकदम बेकार रहेगा तो कहेंगे अल्पविकसित। विकसित से थोड़ा सा नीचे है तो कहेंगे उभरता हुआ है ना? है ठीक है। आर्थिक अद्य संरचना में क्या आ गया? कोर सेक्टर। तो आगे पढ़िएगा, पढ़ाते भी हम हैं। 8 कोर सेक्टर, इतना ही लिखिए, पढ़िए। इसमें सड़क, परिवहन, ऊर्जा, पेट्रोल, सीमेंट सब। ठीक है, 8 कोर सेक्टर। इसका योगदान विशेषकर इसमें पेट्रोलियम, सीमेंट, स्टील वगैरह है। इसका योगदान आईआईपी के अनुसार, इंडियन इंडस्ट्रियल जो इंडेक्स है, ठीक है ना, प्रोडक्शन इंडेक्स, उसके अनुसार 41% का योगदान है। फिर रुक जाओ, आंकड़ा आएगा। जो भी मैं बोलूंगा वो पिछले साल का ही बोलूंगा, तो सब नवीनतम होगा। अप्रैल तक होते होते सब अपडेट हो जाएगा। ठीक है, ये है कोर सेक्टर। कितने कोर सेक्टर? 8। जैसे एक मनुष्य का कोर सेक्टर क्या है? हमारा कोर सेक्टर क्या है? नहीं, हमारा कोर सेक्टर क्या है? तुम्हारा कोर सेक्टर एजुकेशन और हेल्थ है। कि तुमको जितना बढ़िया एजुकेशन मिलेगा उतना डेवलप करोगे, है कि नहीं? तो स्वाभाविक है कि एजुकेशन और हेल्थ ये सबसे इंपॉर्टेंट में है। और ऐसे तो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या आ गया, मैंने अभी बताया, शेल्टर, आवास और मनोरंजन सब आते हैं। तो ये आधार ये है। इसके बाद हमारी विकास के संकेतक क्या है? प्रति व्यक्ति, प्रति व्यक्ति, प्रति व्यक्ति आय, पीसीआई। क्या होता है? राष्ट्रीय आय बत्ते जनसंख्या। नहीं, अब अभी मैं नीचे उतर रहा था, 2 बड़े विद्वान आपस में बात कर रहे थे, क्या यो हिंदू विद्याधर के हिंदू क्या कहला? नहीं, एक तो दूसरा समझा रहा है कि नहीं बुझलो, हिंदू शब्द छै, शब्द छै, थोड़ी होई छै। हिंदू विकास दर का कुछ बात हो रही थी ना जी तुम लोग में। ठीक है, हिंदू विकास दर का मतलब ये होता है, अभी तो हम परिचय दे रहे थे ना, राष्ट्रीय आय में इन सब चीजों को बताते। हिंदू विकास दर इसीलिए कहा गया कि हिंदू का जितना ग्रोथ रेट था उतना ही ग्रोथ रेट किसका था? इकोनॉमी का था। इसलिए इसे हिंदू शब्दावली से निरूपित किया गया कि उस समय हिंदू का जो ग्रोथ रेट था बढ़ने का, आबादी बढ़ने का, वो भी इतना ही था।
इसलिए इसको हिंदू ग्रोथ रेट कहा गया। नहीं जानो तो अधकचरा ज्ञान से विद्वान मित्र को समझाने का प्रयास नहीं करो, है कि नहीं? अच्छा होगा कहे भैया कि क्या चिंता करी, मान सब बुझे, समय पड़े पर सब चीज बता। ये समय नहीं, अभी तो यार आधा एक घंटा भी नहीं, अभी तो हम रणनीति बता रहे हैं। मैं कितने चीजों को मैं बताता, अभी तो सिर्फ इतना समझना था आपको कि राजकृष्ण हिंदू वृद्धि दर राष्ट्रीय आय प्रति व्यक्ति आय यही बहुत होगी। इतना यदि याद रह गया अभी तत्काल आज की कक्षा में, तो यही अपने आप में क्या हो गया, बहुत। उतना तो याद था नहीं, इसको पूछे थे ना हम, ठीक है कि नहीं? कितने को याद था? तो अभी उन शब्दों को ही याद कर लो तो यही बहुत है। खैर मूल में आ जाइए। कौन बात कर रहा था जी? मैंने देखा नहीं चेहरा, इसीलिए सही से खड़े हो जाइए। कौन बात कर रहा? तुम बात कर, और तुम ही दोनों विद्वान था। कौन पूछ रहा था, कौन बता रहा था? तुम पूछ रहा था, वो क्या? अच्छा, वो बता रहा था। तुमको इंदू लग रहा था। ओ माय गॉड, देखो एक से एक विद्वान है मेरे पास। इस पर बहस कर रहा था कि इंदू है कि हिंदू है। चलो ठीक है। हाँ तो प्रति व्यक्ति आय समझ में आ गई ना? प्रति व्यक्ति आय, फिर आगे राष्ट्रीय आय में लिखोगे, सब चीज आज ही लिख लोगे। ये तो बता रहे हैं कि किस विकास के संकेतक के आधार पर हम इसको बांटते। ये सब कम रहेगा मान लिया तो अल्प विकसित, ये थोड़ा सा ज्यादा रहेगा, नहीं 1,000 रुपया मासिक रहेगा तो अल्प विकसित, 10,000 रहेगा तो विकासशील, 1 लाख रहेगा तो विकसित, 80,000 70,000 रहेगा तो बढ़ता हुआ, जैसे भारत का है बढ़ता हुआ हो गया। अब तो 2.25 लाख पे चला गया, नहीं तो मानक मैंने बताया, है कि नहीं? तो भारत का क्या हो गया है, प्रति व्यक्ति आय 2.25 लाख पर चला गया है भारत, ठीक है कि नहीं? ये तो और नए आंकड़े आने दो, बिहार और भारत दोनों का आपको उसमें बताया जाएगा, उसमें समझाई जाएगी। अपने से भी आप लिख सकते हैं कि भारत का वर्तमान प्रति व्यक्ति आय कितना हो गया है, बिहार का कितना है, तुलनात्मक अध्ययन कर सकते। अभी तो जो भी आंकड़े होंगे 1 साल पुराने होंगे। चौथा, प्रति व्यक्ति आय आर्थिक क्रियाएं अध्ययन संरचना के बाद आता है गरीबी बेरोजगारी की स्थिति। बेरोजगारी की स्थिति, ठीक है, गरीबी बेरोजगारी की, ठीक है। इसके बाद ये देखे हो, गरीबी बेरोजगारी की स्थिति में देखे ना? नहीं, रिपोर्ट अद्यतन रिपोर्ट देखे हो तो वो आपकी परीक्षा में तो तय है, पूछेगा ही। इसका आइए, इसका तो सहभागिता दर, कार्य सहभागिता दर, वर्किंग पार्टिसिपेशन रेट क्या होता है? कि आप आज देखो बड़ी खुशी के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी कह रहे थे 1 लाख शिक्षक आए, 51% महिलाएं हैं, 80% पुरुष है, महिला में एक महिला ये भी है कि नहीं? 51% मैंने उसकी वर्किंग पार्टिसिपेशन रेट क्या हो गई, बढ़ गई। एक समय जब रिजर्वेशन नहीं दिया गया था तो 3-4% होती थी, 5%। रिजर्वेशन मिला 33, फिर 50, अब हो गया, अब तो जो अपने से भी कम्पीट कर गए 1-2%। अभी के कल पेपर में निकला बीपीएससी में टॉप 10 में 6 महिलाएं, नहीं तो कहने का यही वर्किंग पार्टिसिपेशन क्या है, रेट, कार्य सहभागिता दर, महिलाओं की स्थिति, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ सहभागिता दर, कार्य सहभागिता दर, इस आधार पे करते हैं हम लोग, ठीक है, इस आधार पे हम लोग तय करते हैं। और तब है विभिन्न सूचकांक, विभिन्न सूचकांक का भी एक मानक होता है विकसित होने का, विभिन्न सूचकांक,
जैसे मानव विकास, मानव पूंजी, नहीं, ये सब क्या है? इन्वायरमेंटल निष्पादन सूचकांक, जलवायु परिवर्तन सूचकांक। तो उस आधार पे भी हम उसको तय कर सकते हैं, लेकिन विकास के मानक में इतने मानक को ध्यान रखिए, ठीक है। और इसी आधार पे हम तय करते हैं, ये कम कम है तो अल्प विकसित, ये अधिक हुआ तो विकासशील, इससे अधिक हुआ तो उभरता हुआ विकसित, सबसे अधिक हुआ तो विकसित। जैसे G7 कंट्री है, यूरोपियन कंट्री है, स्कैंडिनेवियन देश है ना। तो ये समझने में नहीं ना दिक्कत है कि स्कैंडिनेवियन देश क्या होता है, सब ज्योग्राफी में पढ़े हैं, है कि नहीं। तो इस तरह से इन चीजों को आपने देखा। तो विकास के अवस्था के आधार पे भी हम इसके रूप को तय करते हैं, इसके प्रकार को क्या करते हैं, तय करते हैं। ये सब कॉन्सेप्ट के दृष्टि से बेहतर होती है परीक्षा की तुलना। और तीसरा है आपका कि हम निर्यात आयात आधार पे भी तय करते हैं कि बंद अर्थव्यवस्था और खुली हुई अर्थव्यवस्था। जैसे उत्तर कोरिया बंद अर्थव्यवस्था का सबसे बढ़िया उदाहरण है। खुली अर्थव्यवस्था, भारत या विश्व के तमाम देश जो WTO से जुड़े हुए हैं, वो क्या है, खुली अर्थव्यवस्था पे बल दे रहे हैं। का मानक है, का मानक है वैश्विक अंतर संबंध के आधार पर, वैश्विक वैश्विक अंतः संबंध के आधार पर, वैश्विक अंतः संबंध के आधार पर, वैश्विक अंतः संबंध के आधार पर क्या, आधार पर दो भाग है। अर्थव्यवस्था के दो प्रकार है। पहली खुली अर्थव्यवस्था, पहले लिख दीजिए खुली अर्थव्यवस्था। दूसरी लिखेंगे दूसरी लिखेंगे बंद अर्थव्यवस्था। बंद अर्थ है, खुली अर्थव्यवस्था और बंद अर्थव्यवस्था, खुली अर्थव्यवस्था और बंद अर्थव्यवस्था। ये जो खुली अर्थव्यवस्था है वो क्या हुआ बता ही दिए। जो WTO के फिलॉसफी में विश्वास करता है, विभिन्न देशों के साथ पूंजी, श्रम और तकनीक को जोड़ता है, तो उसको क्या कहेंगे, खुली। हम लोग जोड़ते हैं कि नहीं, लोग का श्रम कुशल हो कि अकुशल चला जाता है, सब्जियां काटा नहीं, झाड़ू पोछा ही किया, ठीक है, लेकिन विदेश पहुंच गया, कमा उमा के लाया, कुछ लेके ही आता है, ठीक है। इतनी बड़ी जनसंख्या है, इतनी बड़ी जनसंख्या को यदि देश में 4 करोड़ लोग जो बाहर हैं, वो यदि आ जाए इंडिया में, तो इकोनॉमी इंडिया की क्या हो जाएगी। वो 4 करोड़ तो हमको पैसा भी भेजता है। हमारा विदेशी मुद्रा भंडार आज 645 अरब डॉलर है, और हमारे पड़ोसी देश के पास इसका 1/10 भी नहीं। फिर भी कहता है कि आधी रोटी खाएंगे, हमारे साथ युद्ध करेंगे, है कि नहीं। जगह क्रिकेट का मैदान नहीं होता है, अंतिम बॉल पे छक्का मार दिया, एक छक्का ना मारा कि 40 साल से याद रखे हुए है। वैसा वैसा छक्का कितना हम लोग मार के उसको छका दिए हैं, नहीं, कितनी बार पराजित हुआ है। फिर भी वो होता है ना कि बाजलो तो हार लो के ना, मिथिला में क्या कहते हैं, मिथिला में एक बड़ा अच्छा स्टेटमेंट, बाजलो तो हार लो के ना, तो बाजी चलो, क्या चले नहीं दे लो, हम तो बाजी चलो, वही बात है, बाजलो तो हार लो के ना, ये लिखा। उसी उसी क्रम में एक देश और भी है, उसका नाम है, इसी टाइप का कुछ कुछ दिखता भी है, यदि मोटा हो जाए, प्रियदर्शी, समदर्शी, तो उत्तर उत्तर कोरिया का जो जिंग जोंग पांग फोंग कांग कुंग न्यांग है, ठीक है कि नहीं, हाँ, उसी टाइप का लगे। तुम महिला जिंग जोंग पिंग पुंग कांग हो, ठीक है, देखिएगा। खुली अर्थव्यवस्था, ऐसी अर्थव्यवस्था, ऐसी अर्थव्यवस्था
जो WTO के सिद्धांतों में विश्वास रखती है, जो WTO के सिद्धांतों में विश्वास रखती है और विभिन्न देशों के साथ अपने इकोनॉमी को जोड़ती है, और विभिन्न देशों के साथ अपने इकोनॉमी को जोड़ती है। विभिन्न देशों के साथ अपने इकोनॉमी को जोड़ती है। ठीक है, तमाम कितने देश है WTO? 164 देश। 164 देश। एकमात्र यही शर्तें नहीं है, अन्य शर्तें भी हैं। WTO में 164 देश, नवीनतम अफगानिस्तान है। WTO में 164 देश है, नवीनतम अफगानिस्तान। नवीनतम अफगानिस्तान। बंद अर्थव्यवस्था क्या है? बंद अर्थव्यवस्था ऐसी अर्थव्यवस्था जो किसी देश के साथ खुले रूप में जुड़ी हुई नहीं होती, जिसके आयात निर्यात प्रतिबंधित, खुले रूप में जुड़ी हुई नहीं रहती है, और जिसके आयात निर्यात प्रतिबंधित हो, इसके आयात और निर्यात प्रतिबंधित हो, उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? क्या है? ये जो आपकी है, यही आपकी क्या है? यही बंद अर्थव्यवस्था है, जिसका आयात निर्यात प्रतिबंधित हो, जिसको हम लोग इम्बार्गो कहते हैं। इस पर व्यापारिक प्रतिबंध लगा हो, ये भी लिख दीजिए। इस पर कई कारणों से व्यापारिक प्रतिबंध लगा होता है, इस पर कई कारणों से व्यापारिक प्रतिबंध लगा होता है। कई कारणों से व्यापारिक प्रतिबंध लगे होते हैं, से इम्बार्गो कहते हैं। अर्थव्यवस्था के रूप में क्या कहते हैं? इम्बार्गो। इम्बार्गो से आर्थिक शब्दावली में क्या कहते हैं? इम्बार्गो। ठीक है, ऊपर व्यापारिक प्रतिबंध लगाए जाते हैं, देश के ऊपर व्यापारिक प्रतिबंध लगाए जाते हैं। व्यापारिक प्रतिबंध लगाए जाते हैं, व्यापारिक प्रतिबंध लगाए जाते हैं, उसे क्या कहते हैं? इम्बार्गो कहते हैं। जैसे उत्तर कोरिया, जैसे उत्तर कोरिया, जैसे उत्तर कोरिया, जैसे उत्तर कोरिया, जैसे कौन कोरिया? उत्तर कोरिया। इन्हीं शब्दों के साथ हमारा तो पहला भाग था, क्या था जी? देखो, लगाओ। हो गया ना? परिचय हो गया, स्वरूप हो गया, प्रकार हो गया, क्षेत्रक है, क्षेत्रक लिखो। क्षेत्रक पढ़ चुके, नहीं पढ़े हैं?
3 क्षेत्रक है, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। लिखो, एक जगह लिख लो। लिखेंगे अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्रक मुख्यतः होते हैं। अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्रक मुख्यतः होते हैं। व्यवस्था के 3 क्षेत्रक मुख्यतः होते हैं। पहला प्राथमिक, रेडी लिखे हैं इसलिए जरूरत नहीं। दूसरा द्वितीयक, तृतीयक, 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 ऑलरेडी ऊपर में लिखे हैं। प्राथमिक क्षेत्र का संबंध प्रकृति से है, द्वितीय क्षेत्र का संबंध उद्योग से है और तृतीय क्षेत्र का संबंध सेवा क्षेत्र, है कि नहीं? तो यही आपके मूल बिंदु थे, जिसकी और इसके मूल तत्व इसके डाटा होते हैं। डाटा का भी चार्ट क्या हो गया है, तैयार हो गया, बन गया है। केवल अब उसमें क्या करना है, केवल उसमें बजट सर्वे आया, फिल कर दे। ऑलरेडी आपका काम, पहला चैप्टर अद्यतन स्थिति, अर्थव्यवस्था के अद्यतन स्थिति में किस आधार पर, यही ना आधार है। और इस आधार की व्याख्या कब होगी, जब सर्वे बजट आएगा तब। चल रहा है प्रक्रिया, लिख देंगे अद्यतन स्थिति। अब लिख दीजिए अद्यतन स्थिति सर्वे और बजट के बाद। अद्यतन स्थिति, भारतीय अर्थव्यवस्था की अद्यतन स्थिति सर्वे और बजट के, जब सर्वे पर आते हैं तो अद्यतन ही स्थिति तो है। सर्वे क्या है, अर्थव्यवस्था का अद्यतन स्थिति है। पिछले साल का पढ़ के क्या करोगे, कोई यूज है? कोई यूज नहीं है। तो इस तरह से आपका पहला चैप्टर क्या हो गया, समाप्त हो गया, क्या ना समाप्त। अब पहला चैप्टर में हम लोग बूस्टर फैक्ट पढ़ते हैं, नीति का हिस्सा है बूस्टर फैक्ट। आज का बूस्टर फैक्ट क्या पढ़ेंगे, आज का बूस्टर फैक्ट पढ़ेंगे नीति आयोग का बहुआयामी गरीबी सूचकांक और राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक, और जो रिपोर्ट जारी किया है बिहार के विशेष संदर्भ में और देश के विशेष संदर्भ में, उसको हम लोग बूस्टर फैक्ट में पढ़ेंगे। तब दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे राष्ट्रीय आय। देख देंगे, रेस्ट लो थोड़ा सा, फिर बाहर निकल के कहो आइयो अब बात तो बुझ लो, बूस्टर की छे से नहीं बुझलो, नहीं बुझलो, शब्द छे, शब्द श्रीमान के द्वारा सृजित एकटा शब्द छे ब्याज। चलिए आगे चलिए, बूस्टर फैक्ट। नहीं, संजोग देखो, मैं ऐसी बातें सुन भी लेता हूं, कि नहीं, मेरा कोई वो नहीं रहता कि हम सुने, चलते रहते हैं, सुनाई दे देता है। ठीक है, कहाँ थे हम लोग? देखिए सबसे पहले बूस्टर फैक्ट, नीति आयोग, नीति आयोग, नीति आयोग की राष्ट्रीय बहुआयामी सूचकांक ऑब्लिक ऑब्लिक सूचकांक ऑब्लिक भारत और बिहार की टिक लगा दी, आउट। आउट मतलब तो आउट है, लगाओ। भी लिखने बाहिर मांग है नीति आयोग का। अब ऐसे लिखिए, राष्ट्रीय बहु, ऐसे लिखो, राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, एमपीआई, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। लिखेंगे ऐसे लिखो, भारत में एमपीआई नोडल एजेंसी, भारत में एमपीआई की नोडल एजेंसी
नोडल एजेंसी, साथ में एमपीआई की नोडल एजेंसी नीति आयोग है। नीति आयोग है, कौन है? कौन? किसमें? एमपीआई क्या होता है? मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। कितने इंडिकेटर हैं? 12। कितने आयाम हैं? 3। कौन कौन से आयाम हैं? हाँ, अब हुआ शिक्षा, स्वास्थ्य और जीवन स्तर की गुणवत्ता, क्वालिटी ऑफ लाइफ। क्वालिटी ऑफ लाइफ, ठीक है, लिखिएगा। एमपीआई की नोडल एजेंसी नीति आयोग है, जो 12 संकेतक, जो 12 संकेतक के आधार पर इसका 12 संकेतक और 3 आयाम के आधार पर, 3 आयाम के आधार पर इसका निर्धारण करती है, निर्धारण करती है। बारह संकेतकों में सबसे महत्वपूर्ण, 12 संकेतक में सबसे महत्वपूर्ण शिशु मृत्यु दर, 2019-21 के अनुपात में, आलोक में, 2019 से 21 के आलोक में 2.06%, 2.06%। तो यहाँ 2.06%, कॉमा स्कूल में ड्रॉप आउट रेशियो, पॉइंट नंबर 2 में शिशु मृत्यु दर के बाद। ये ऐसे आंकड़े बता रहा हूं जो सीधे भी पीटी में पूछ सकते, ठीक है, इसलिए ध्यान रखिएगा। और ये NHFS 5 और 6 पे आधारित है, ये भी ध्यान रखिएगा। स्कूल में अनुपस्थिति दर 2019-21 में 5.27% रह गई है, 5.27% रह गई है, जबकि 2004-05 में यह 21.27% थी। इक्कीस दशमलव दो सात प्रतिशत, ठीक है। कभी इस तरह से पूछे जाते हैं कि बिहार के स्कूलों में नवीनतम आंकड़ों के अनुसार उपस्थिति दर कितना प्रतिशत है? 93%, 80%, 73%, 63%। तो आप तो निकाल लोगे ना, तो ऐसे भी निकल जाएगा, तो मार भी दोगे आराम से, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि आप पहले 21% था, घट के कितना हो गया? 5। अनुपस्थिति दर मतलब भागने वाला जो छात्र है, स्कूल छोड़ के भागने वाला जो छात्र है वो है, लेकिन अब उसमें कमी आ गई है क्योंकि हमने मिड डे मील स्कीम चलाया। और मिड डे मील स्कीम चलाने का पहला जो उद्देश्य था वो यही था कि हम ड्रॉप आउट रेशियो को कम करें और पोषण स्तर को बढ़ाएं, ठीक है कि नहीं? यही दोनों हमारे मूल उद्देश्यों में से थे। इसी क्रम में आपको 1995 से हमने इस स्कीम को चलाया है। तो ये 12 इंडिकेटर्स में 2 इंडिकेटर्स के आंकड़े को निश्चित रूप से याद रखिए, और मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से इस सभी आंकड़ों को आपको ध्यान में रखना कि कहाँ पे कौन सा चीज लिखना पड़ेगा, तो उसको ध्यान रखिएगा, ठीक है कि नहीं? और आपसे मेंस का एक क्वेश्चन भी पूछ सकता है इसमें, लास्ट में लिखा देंगे, पहले ये तथ्य लिख लीजिए, फिर लिखिए 3 आयाम है, 3 आयाम है शिक्षा, स्वास्थ्य और जीवन की गुणवत्ता। 3 आयाम है शिक्षा, स्वास्थ्य और जीवन की गुणवत्ता। गुणवत्ता आयाम कौन से हैं? और जीवन की गुणवत्ता। नेक्स्ट,
अति महत्वपूर्ण है कि भारत में विगत 9 सालों में 24.82 करोड़ लोग बीपीएल से ऊपर उठे। 24.82 करोड़ लोग बीपीएल से ऊपर उठे। सबसे अधिक लोग बीपीएल से ऊपर उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश में उठे। सबसे अधिक लोग कहाँ उठे हैं? उत्तर प्रदेश, बिहार में 3.77, बिहार का लिख लो, 3.77 लोग ऊपर उठे। नेक्स्ट, बावजूद इसके बिहार में अभी भी एमपीआई सबसे अधिक है। बावजूद इसके कि बिहार में वर्तमान में एमपीआई देश का सबसे अधिक है। बावजूद इसके देश का सबसे अधिक एमपीआई बिहार में सबसे अधिक है। बिहार में वर्तमान में देश का सबसे अधिक एमपीआई है। तो लिखना, लिखो, एक लाइन तो लिखने से भी लिख। कितना है? 26.59%। 26 दशमलव, कम इस आंकड़े को भूलिएगा नहीं, कल पूछेंगे हम, तो ध्यान रखिएगा बाप। 26.59%। 26.59%। हम अच्छे से तैयार कर ली। जबकि भारत में लिखेंगे, जबकि भारत में एमपीआई 11.28%। जबकि भारत का एमपीआई कितना है? 11.28%। 28%। ठीक है, कि भारत का एमपीआई कितना है? 11.28%। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, केरल में सबसे कम गरीबी है, 0.48%। केरल में सबसे कम गरीबी है, 0.48%। ठीक है, विश्व बैंक के अनुसार विश्व बैंक पहले ये कहता था कि जो $1 कमाता है वो बीपीएल के नीचे है, लेकिन अब क्या कहता है? अब $2 कहता है। मतलब 180 रुपया से नीचे कमाने वाले लोगों की संख्या, जो अभी नए आंकड़े हैं उसके अनुसार जो है, जो विश्व बैंक ने जारी किया है, वो हो गई है 11.90। मैंने विश्व बैंक के अनुसार गरीबी कितना है? 11 तो मोर और लेस एमपीआई के इक्विवेलेंट ही है। लिख देंगे विश्व बैंक के अनुसार, ब्रैकेट में लिख दो 180 रुपया $2 कम कमाने, 180 रुपया $2 से कम कमाने वाले। ठीक है, कमाने वाले के अनुसार 11.90% गरीबी रेखा के बीपीएल के नीचे 2021 में। ठीक है,
क्लियर हुआ? ओके, इतने डाटा को आप याद करके क्या करना है, रखना है। कौन कौन से डाटा मेन है कि भारत का एमपीआई कितना है, 4.28। बिहार का एमपीआई कितना है, 26, जो देश में सबसे कम कहाँ है, कितना है? विगत 9 साल में देश में गरीबी रेखा से ऊपर कितने लोग आए हैं, कितने करोड़ आए हैं? 24 करोड़। बिहार में कितने लोग आए हैं? सबसे अधिक कितने लोग गरीबी रेखा के बाहर निकले हैं? उत्तर प्रदेश। उसके बाद उसके बाद उसके बाद राजस्थान। पेपर पढ़िएगा तब ना, ठीक है कि नहीं? कोई भी, हम तो कहते ही हैं कि पेपर पढ़िएगा, कोई भी चीज की हमारी भी जरूरत नहीं रहेगी, ठीक है कि नहीं? मोटे तौर पे सर तो मास्टर है, इस पेपर को पढ़िएगा, एक बात याद नहीं रख पाई, हम 5 मिनट में पढ़ा देंगे, सारी बात याद रहे। यदि आप कंप्लीट करने की क्षमता वाले छात्र हैं तो 5 से 10 मिनट काफी है। तत्काल संदर्भ में यदि नहीं कंप्लीट करने वाले छात्र हैं तो फिर मेहनत की, है कि नहीं? मेहनत का मतलब बार बार देखिए। और यदि कंप्लीट करने योग्य छात्र है एक बार में, जितनी बात बता दी है एक बार में आप उसको रट लेते हैं, समझ लेते हैं, कंठाक कर लेते हैं, तो कोई भी सेवा की, अन्य सेवा की तैयारी करने की जरूरत ही नहीं है। नहीं होता है तब तो इस क्षेत्र में तो अनेक तरह के लोग, मल्टी डायमेंशनल लोग आते हैं। अब बड़े बड़े कंपनी की नौकरी को छोड़ करके विदेश के लोग आते हैं, डॉक्टर इंजीनियर्स की तो मार है लगी, है कि नहीं? तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखिए कि अपनी कॉम्पिटेंसी को स्थापित की। इसी कड़ी में हमने आपको इसकी जानकारी दी। नीति आयोग के इस रिपोर्ट को आप जितना 4-5 लाइन में पढ़ाए, 4-5 लाइन जगह जगह पे तो केवल फैक्ट ही, फैक्ट नहीं, ये पिलर है, तो भविष्य के भी कई संदर्भ जुड़े हैं। आशा करता हूं कि इसे आप याद रखने का प्रयास करेंगे। अब मेंस के लिए क्वेश्चन लिख लीजिए, मेंस का क्वेश्चन। राष्ट्रीय बहुआयामी, राष्ट्रीय बहुआयामी सूचकांक की अवधारणा क्या है? ये अवधारणा क्या है? नीति आयोग के द्वारा हालिया संदर्भ में जारी रिपोर्ट के आलोक में नीति आयोग के द्वारा हालिया संदर्भ में रिपोर्ट के आलोक में मुख्य पक्ष को इंकित करें, मुख्य पक्ष को इंकित करें। आज लिखेंगे आप, हम जब राष्ट्रीय आय पढ़ा देंगे आज लिखेंगे मेरे सामने से, है सुधरी इंकित करें। और बिहार इस क्षेत्र में सबसे नीचे क्यों है, सबसे नीचे क्यों है? सरकार की योजना का उल्लेख करते हुए परीक्षण, सरकार की योजना का उल्लेख करते हुए परीक्षण। 6:30 तक का टाइम दिए हुए हैं ना जी, है ना? ब्रेक मेरा होगा, तुम्हारा नहीं होगा। रिकॉर्डिंग बंद करो, लिखो। अब हम राष्ट्र, पहले हम